अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो ग्लेज़ हो, सेप्सोफ हो, वेस्टीज हो, अदरबडी कोई भी, आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपने एसबीपी का ट्रेनिंग नहीं लिया है, सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम जिसे हिंदी में बोलते हैं सफल भवन योजना, तो आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जल्दी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे एसबीपी के बारे में, सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम सफल भवन योजना के फुल ट्रेनिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। एसबीपी ट्रेनिंग से आप कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन, लिस्ट के बारे में, वर्क के बारे में, क्या काम करना चाहिए, इन सभी के बारे में जानकारियाँ आप एसबीपी ट्रेनिंग में ही लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में पूरा डिटेल्स में जान लेते हैं। शुरू से देखें और ठीक से देखें ताकि आपको एसबीपी ट्रेनिंग की फुल जानकारी मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सफल भवन योजना, 3 शब्द है यहाँ पे, सफल है, भवन है, योजना है और ये तीनों शब्द पर ये पूरा जो ट्रेनिंग है एसबीपी ट्रेनिंग सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम पूरा टिका हुआ है। तो चलिए जानते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ एसबीपी क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। एसबीपी, एस माने की सक्सेस, बी माने बिल्डिंग और पी का मतलब प्रोग्राम। तो एसबीपी आखिर होता क्या है? तो आखिर यहाँ पर एसबीपी रखने का मतलब तो होगा कुछ। तो उत्तर है यहाँ पर यह एक निश्चित दायरा है और इस दायरे में रहकर काम करना एसबीपी कहलाता है। यानी कि कोई भी कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पर कोई लिमिट रहता है और उस लिमिट में आपको रहकर काम करना पड़ता है। तो एसबीपी कहने का यही मतलब है, आप जिस भी कंपनी में गए हैं, उस कंपनी में आपको किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सारी जानकारियाँ एसबीपी के माध्यम से हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। एसबीपी तो आप लोग समझ गए हैं, एसबीपी एक निश्चित दायरा है और इस दायरे में रहकर काम करना ही एसबीपी कहलाता है। और यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले जो हमारा शब्द है, वर्ड है सफल, सफल भवन योजना। तो सबसे पहले हम सफल पर बात करते हैं। तो सफल किसे कहते हैं? सफल क्या होता है? सफल जो व्यक्ति अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर ले, उसे सफल कहते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, नरेंद्र मोदी। तो ऐसा इंसान जो अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेला और अपने जो चाह रहा था कि हम ये बनते, और अभी महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी एक टीटीई का काम करते थे, लेकिन वो चाहते थे कि हम क्रिकेटर बने। तो क्या किए, उसके बीच में जितने दिक्कत परेशानियाँ आई उसने झेला और अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त किया, क्रिकेटर बन गया। तो ये हो गया उसका मूल्यवान लक्ष्य। तो जे ऐसे इंसान, और फिर बात करें तो ऐसे इंसान जो कि अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर ले, उसको बोलते हैं सफल। जैसे नरेंद्र मोदी पहले चाय बेचते थे ट्रेन में और बहुत ऐसी जगह में चाय बेचे हैं, लेकिन उसका मकसद था हम पॉलिटिक्स में आए, प्रधानमंत्री बनने का भी सपना था, सपना उसने पाया और उसके बीच में बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ भी आई, उसने झेला। तो इसी को बोलते हैं सफल। और सफल का यहाँ पर परिभाषा है, जो व्यक्ति अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर ले, उसे सफल कहते हैं। सफल का तोड़ है यहाँ पर, सा मतलब सही, फा मतलब फैसला, ला मतलब लक्ष्य। सही फैसला और लक्ष्य के साथ काम करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा भवन। दूसरा शब्द जो है हमारा भवन, सफल के बाद भवन ही आता है, तो भवन के ऊपर बात करेंगे। भवन आखिर किसे कहते हैं? आखिर होता क्या है भवन? और भवन को इस बिज़नेस में क्यों रखा गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के समतल भू-धरातल पर बना एक ऐसा इमारत जो 4 पिलरों पर खड़ा हो, जिसमें ट्रिपल एमएमएम का प्रयोग हुआ हो, जैसे कि मनी, माइंड, मटेरियल। ट्रिपल एम का मतलब यहाँ पर है मनी, एम मतलब मनी, एम मतलब फिर माइंड और एम का मतलब मटेरियल, 3 एम है। तो मनी, माइंड, मटेरियल तथा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अ, अधिक व्यक्ति उसमें अपना जीवन यापन करते हैं, उसे भवन कहते हैं। तो ऐसा पृथ्वी का समतल यानी कि बराबर धरती पर बना एक ऐसा इमारत जो 4 पिलर पर खड़ा हो। जो भवन रहता है वो 4 पिलर पर ही रहता है, 4 से अधिक भी रह सकता है। लेकिन हम मुख्यतः 4 पिलरों की बात करेंगे। 4 कोना जैसे रहता है, तो 4 पिलर पर बना एक ऐसा इमारत जिसमें ट्रिपल एमएम मनी माइंड मटेरियल का प्रयोग हुआ हो, जिस और तथा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति उसमें जीवन यापन करें, उसी को बोलते हैं भवन। तो भवन आप लोग समझ गए। और जिस प्रकार से भवन को हम बनाते हैं, तो एक मतलब कि 1-2 साल के लिए नहीं बनाते हैं, पूरा ज़िंदगी के लिए बनाते हैं और जब तक चलेगा तब तक के लिए हम बनाते हैं। तो उसी प्रकार से आप जिस भी कंपनी में काम करने के लिए गए हैं, तो वहाँ आपको टीम बनाना पड़ेगा, टीम बनाकर काम पड़ेगा करना पड़ेगा। तो आपको टीम बनाएँगे, तो आप अभी बनाएँगे लेकिन आपका ज़िंदगी भर काम देगा, भविष्य तक काम देगा। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं भवन का यही परिभाषा है कि पृथ्वी के समतल भू-धरातल पर बना एक ऐसा इमारत जो 4 पिलरों पर खड़ा हो, जिसमें ट्रिपल एमएम का प्रयोग हुआ हो, जैसे कि मनी, माइंड, मटेरियल तथा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति उसमें जीवन यापन करते हैं, उसी को बोलते हैं भवन। भवन का तोड़ है यहाँ पे
भा मतलब भविष्य, वा मतलब विश्वास, ना मतलब निर्माण। भवन बनाते हैं भविष्य के लिए विश्वास के साथ और निर्माण करते हैं, बनाते हैं। उसी प्रकार से आप टीम बनाएँगे भविष्य के लिए, विश्वास करेंगे टीम पर और आप एक बहुत बड़ा टीम बनाएँगे जिसमें आप अच्छा इंसेंटिव भी कमा सकते हैं। अब बात करते हैं भवन के 4 पिलरों के बारे में। आपने भवन में देखा था कि भवन जो होता है 4 पिलरों पर खड़ा होता है, तो भवन के 4 पिलर का अगर नाम पूछा जाए तो आप क्या बताएँगे? कमेंट करके बताएँ। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि भवन के जो 4 पिलर हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला है भवन का पहला पिलर शिक्षा है, एजुकेशन जिसे बोलते हैं। दूसरा है नियम और शर्तें, रूल एंड रेगुलेशन। तीसरा है सूची, चौथा है कार्य। भवन बनाने के लिए हमें 4 पिलरों की ज़रूरत होती है और वो 4 पिलर है शिक्षा, नियम, शर्तें, सूची और कार्य। तो यहाँ पर शिक्षा का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है हमें भवन बनाने के लिए। किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए, नियम शर्तें भी चाहिए और क्या चाहिए, लिस्ट बनाना चाहिए, क्या-क्या चाहिए और वर्क कामगार चाहिए, मज़दूर चाहिए। तो यही है भवन के 4 पिलर और भवन के चारों पिलरों को हम डिटेल्स में जानेंगे अभी पूरा बारीकी तरीके से। शिक्षा किसे कहते हैं, नियम और शर्तें किसे कहते हैं, सूची किसे कहते हैं और वर्क किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं। तो आपने अगर शिक्षा मतलब लिया है, पढ़ाई किया है, तो आपने अगर शिक्षा का डेफिनेशन आपको मालूम नहीं होगा, तो आपको कोई पढ़ाई करने से मतलब नहीं रहा। यहाँ पर आपको किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएँगे, तो यहाँ पर आपको शिक्षा के बारे में डेफिनेशन फुल डिटेल्स में बताया जाएगा कि आपका भविष्य किस प्रकार से आप कहाँ ले जा रहे थे और आपका भविष्य कहाँ ले जाना चाहिए था। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे भवन के पहला पिलर का, यहाँ पर शिक्षा है। तो शिक्षा हम किसे कहते हैं? शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने की वह प्रणाली है जो हमारे आंतरिक गुणों को आदान-प्रदान करने का कार्य करती है। शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रणाली है, माध्यम है, जो हमारे आंतरिक गुणों को आदान-प्रदान जो हमारे अंदर गुण रहते हैं उसको देने का और लेने का और मतलब कि आदान-प्रदान लेने-देने का काम करती है शिक्षा। और शिक्षा क्या है? एक प्रणाली है, एक माध्यम है। तो शिक्षा का डेफिनिशन यही होता है कि शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने की वह प्रणाली है जो हमारे आंतरिक गुणों को आदान-प्रदान करने का कार्य करती है। तो आप लोग समझ गए शिक्षा किसे कहते हैं। यहाँ पर शिक्षा जो होता है 2 प्रकार का होता है और कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएँगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, शिक्षा लेना पड़ेगा। उनके बारे में मतलब कि कोई भी कंपनी के बारे में जानकारियाँ लेनी पड़ेगी पड़ेगी कि तभी आप उस कंपनी में उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कामयाब हो सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में सक्सेस हो सकते हैं। तो शिक्षा यहाँ पर समझ गए, शिक्षा 2 प्रकार का होता है, पहला होता है औपचारिक शिक्षा, दूसरा होता है अनौपचारिक शिक्षा। आपने अगर पढ़ाई किया तो औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में जानते होंगे अगर, तब कमेंट करके बताएँ हमें। और यहाँ पर हम तो बता ही देंगे कि शिक्षा में अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर औपचारिक शिक्षा के बारे में। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? वह शिक्षा जो हमें स्कूल और कॉलेज के द्वारा प्राप्त होता है, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो ऐसे शिक्षा ऐसा जो मतलब पढ़ाई जैसे कि हमें स्कूल और कॉलेज के द्वारा मिलता है, उसको बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। जैसे कि बड़े लोगों का सम्मान करना, इज़्ज़त करना और आदर प मतलब कि जब कोई शिक्षक मिल जाते हैं तो रास्ते में प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना, ऐसे में औपचारिक शिक्षा होता है। यानी कि सही गुण वाले व्यवहार को, शिक्षा को, पढ़ाई को हम बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? वह शिक्षा जो हमें गाँव समाज द्वारा प्राप्त होता है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे कि गाली-गलौज करना, बड़े लोगों को इज़्ज़त ना करना और कंधे पर हाथ रखना इत्यादि ऐसे बहुत सारे अनौपचारिक शिक्षा के मतलब कि एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो कि आप लोग गाँव देहात में रहते होंगे तो आपको मालूम होगा कि अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से जो स्कूल की पढ़ाई नहीं की है, कॉलेज की पढ़ाई नहीं की है, वो किस प्रकार से लोगों के पास पेश आते हैं और बातचीत करते हैं। तो शिक्षा यहाँ पर समझ गए शिक्षा 2 प्रकार का होता है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जो शिक्षा हमें स्कूल, कॉलेज द्वारा प्राप्त होता है, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं और अनौपचारिक शिक्षा जो शिक्षा हमें गाँव समाज द्वारा प्राप्त होता है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब शिक्षा 3 तरह मतलब शिक्षा जो होता है, हर स्कूल में 3 तरह से ग्रहण किया जाता है और आप जहाँ भी रहें 3 तरह से शिक्षा ग्रहण किया जाता है। पहला है प्राथमिक शिक्षा और दूसरा है माध्यमिक शिक्षा और तीसरा है उच्च स्तरीय शिक्षा। यानी कि प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो 1 क्लास से लेकर नर्सरी टू 5 क्लास यानी कि 1 क्लास से 5 क्लास तक आपको प्राथमिक शिक्षा हो गया और माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो 5 क्लास से 8 क्लास तक आपका माध्यमिक शिक्षा हो गया। उच्च स्तरीय शिक्षा की बात करें तो हाई क्लास का जो शिक्षा रहता है वो 8 क्लास से जितने लेवल रहते हैं, जितने हाई मतलब कि एजुकेशन के लेवल रहते हैं, स्कोर रहते हैं, उन सभी क्लासेस को हम बोलते हैं उच्च स्तरीय शिक्षा। तो आप लोग समझ गए शिक्षा के 2 प्रकार हैं और शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा 3 तरह से ग्रहण किया जाता है। अगर आपने इतना सारा जानकारियाँ लिया होगा अपने स्कूल में या कॉलेज में तो आप कमेंट करें। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएँगे काम करने के लिए, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में अभी 11 ट्रेनिंग क्लास चल रहा है। हर किसी डायरेक्ट सेलिंग में आप कहीं भी जाएँ, हर किसी डायरेक्ट सेलिंग में अभी 11 ट्रेनिंग क्लास के बारे में ही बताया जाएगा और ये 11 ट्रेनिंग क्लास को आपने अगर ले लिया तो किसी को भी आप पछाड़ सकते हैं।
यानी कि जितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर आप उनसे सवाल कर दें, आपने शिक्षा लिया, शिक्षा किसे कहते हैं, तो वो आपको बताने में घबराएगा, मतलब डरेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जब जाएंगे तो आपको 11 ट्रेनिंग क्लास लेना पड़ेगा, और 11 ट्रेनिंग क्लास, और इन ट्रेनिंग क्लास को जो ले लेगा वह किसी को भी पछाड़ सकता है। तो 11 ट्रेनिंग क्लास कौन कौन से हैं? तो पहला में आता है हमारा शिक्षा व्यापार कक्षा। अगर आपने बिजनेस एजुकेशन बीईसी क्लास का ट्रेनिंग नहीं लिया है, तो पिछले वीडियो में हमने इस वीडियो का मतलब कि वीडियो को बना लिया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो पहला हमारा ट्रेनिंग है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का शिक्षा व्यापार कक्षा, बिजनेस एजुकेशन क्लास, जिसे बोलते हैं बीईसी। दूसरा में आपका आता है एक मेहमान की मानसिकता को दूर करना तथा सीधे बाजार का भविष्य बताना, जिसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। और साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है, पूरे जानकारी आपने नहीं लिया है, तो इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप देख सकते हैं साइकोलॉजी क्लास की फुल डिटेल्स, फुल जानकारी कि साइकोलॉजी क्लास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और तीसरा हमारा ट्रेनिंग आता है एसबीपी, जो कि अभी आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, सफल भवन योजना, सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम। चौथा हमारा ट्रेनिंग आता है बातचीत करने का तरीका, हाउ टू अप्रोच, कि आप जो भी कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, बातचीत करने का मतलब ये नहीं कि हम घर में बात करते हैं, कहीं भी रहेंगे बातचीत करेंगे, लेकिन आप जिस कंपनी में गए हैं वहाँ बात करने का थोड़ा तरीका अलग है। आपको कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार से अप्रोच करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। पांचवा हमारा आता है ट्रेनिंग संदेश भेजने का तरीका, प्रोटेक्ट योर मैसेज। आप अपने ऑनलाइन को, अपने गेस्ट को किस प्रकार से संदेश देंगे ताकि आपका टीम जल्दी ग्रोथ करेगा, ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर आप छठा हमारा ट्रेनिंग है एक समूह की कार्यशक्ति, पावर ऑफ टीम वर्क। तो जो व्यक्ति टीम में काम करता है वो कोई भी काम आसानी से कर लेता है। जैसे कि मान के चलिए एक ट्रैक्टर ईंट रखा है एक जगह में और हम अकेले ले रहे हैं, तो दिन भर हमें लगेगा ले जाने में। वही अगर 10 आदमी मिलकर करें तो हमें 2 से 3 घंटा में हम पूरा काम खत्म कर देंगे। जितना बड़ा आप टीम रहेगा आपका, उतना जल्दी काम होगा। तो टीम के साथ काम करना पड़ेगा, और टीम कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से क्या करते हैं, वो आपको कंपनी में सारी जानकारी डिटेल में दे दिया जाएगा। ये है पावर ऑफ टीम वर्क, एक समूह की कार्यशक्ति। और सातवां हमारा ट्रेनिंग है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का औसत का नियम, लॉ ऑफ एवरेज। तो कोई भी काम जो होता है वो औसत के नियम के अनुसार होता है। आप जाएंगे कोई भी कंपनी में तो आपको तुरंत जाने के बाद आपका लेवल नहीं मिल जाएगा, आप कोई भी इंसेंटिव नहीं अचीव कर पाएंगे। लेकिन आप धैर्य रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो आप बड़े बड़े इंसेंटिव और मतलब कि टूर वगैरह जो रहते हैं उनको अचीव करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो औसत के नियम से काम करें। आठवां हमारा ट्रेनिंग है सफलता की राह, सक्सेस ओरिएंटेशन। कोई भी अगर व्यक्ति कामयाब होता है तो उसको शुरू में दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ती है। तो सक्सेस ओरिएंटेशन से आप समझ जाएंगे कि कोई व्यक्ति अगर गरीब रहता है तो गरीब किस वजह से रहता है, और अमीर रहता है तो किस वजह से रहता है। तो ये हमारा आठवां ट्रेनिंग है सक्सेस ओरिएंटेशन, सफलता की राह। नौवां ट्रेनिंग है हमारा समझाना तथा देखरेख करना, क्लोजिंग एंड फॉलो अप। तो गेस्ट को किस प्रकार से समझाना चाहिए, देखरेख करना चाहिए, ये सारी जानकारियां क्लोजिंग एंड फॉलो अप में दिया जाता है। 10वां हमारा ट्रेनिंग है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का सवाल जवाब करना, मंडे फॉर वर्कशॉप। अगर आपका गेस्ट किस प्रकार से सवाल कर रहा है, जिस प्रकार से आप मतलब कि उस प्रकार से आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपने अपलाइन से मिलाइए, सीनियर अपलाइन से मिलाइए, और सवाल जवाब तो चलता रहता है अपने गेस्ट में, ऑनलाइन अपलाइन में। तो मंडे फॉर वर्कशॉप है यहाँ पर हमारा 10वां ट्रेनिंग। 11वां ट्रेनिंग है कि पहला कदम तथा सही कदम, फर्स्ट स्टेप एंड राइट स्टेप, यानी कि कंपनी के बारे में पूरा जानकारी दिया जाएगा कि कंपनी क्या है, नहीं है, और ये राइट स्टेप का मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये था कंपनी के टोटल 11 ट्रेनिंग क्लास। तो जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएंगे तो आपको यही 11 ट्रेनिंग क्लास दिया जाएगा, बताया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, शुरू में देख लिए कि शिक्षा किसे कहते हैं। अब बारी है हमारा नियम और शर्तें, यानी कि भवन के 4 पिलरों का हमने नाम अभी ऊपर में देखा था, शिक्षा और नियम, शर्तें और लिस्ट, और चौथा है कार्य, यानी कि सूची, कार्य। तो हम लोग दूसरा पॉइंट पर आ गए हैं। भवन के 4 पिलर में दूसरा पॉइंट है नियम और शर्तें, रूल एंड रेगुलेशन। तो रूल एंड रेगुलेशन किसे कहते हैं? यहाँ पर कंपनी के मालिक द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना नियम और शर्तें कहलाती है। जो जिस भी कंपनी में आप गए काम करने के लिए, उस कंपनी के जितने सारे रूल एंड रेगुलेशन है उसको आप पालन कर रहे हैं, उसके द्वारा दिए गए कानून का पालन करना ही नियम और शर्तें कहलाती है। और नियम और शर्तें जो होती है हर कंपनी में 4 तरह से होती है। पहला जो होता है रूम का रूल्स होता है, रोड का रूल्स होता है, तीसरा है सेंटर का रूल्स, और चौथा है ऑफिस का रूल। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 4 तरह के रूल्स होते हैं। रूम पर किस प्रकार से रहना चाहिए, रोड पर किस प्रकार से क्या करना चाहिए, सेंटर में क्या करना चाहिए, ऑफिस में किस तरह से रहना चाहिए, जाना चाहिए। ये सारी जानकारियाँ अभी जानेंगे रूल एंड रेगुलेशन में। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 4 तरह के ही रूल्स होते हैं, रूम का रूल्स, रोड का रूल्स, सेंटर का रूल, ऑफिस का रूल।
तो सबसे पहले हम जानेंगे रूम का रूल्स। तो रूम रूल्स में आपको रूम में शोर-शराबा नहीं करना है। रूम में शोर-शराबा अगर आप जाते हैं काम करने के लिए, आप जॉइनिंग हो गया आपका, रूम में जाके गाना बजाएँगे या फिर जिस भी परिवेश में आप रहे हैं बाहर की दुनिया में, वहाँ आप वो वैसा करना चाहेंगे तो आपको थोड़ा-सा नहीं करना पड़ेगा, अपने मन को मनाना पड़ेगा। और रूम का रूल्स यही कहता है कि रूम में शोर-शराबा नहीं करना है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप जॉइनिंग करें। दूसरा पॉइंट है कि अपने से सीनियर लोगों का सम्मान करना है। जो भी आपसे सीनियर है उनका सम्मान करना है। जो भी हमारे सीनियर्स आते हैं या फिर आपके अप्लायंस के सीनियर आते हैं तो उनसे हाथ मिलाना है, बातचीत करके अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। तीसरा हमारा पॉइंट है रूम रूल्स में, जब भी कोई सीनियर रूम में आए तो उसके उसको पानी देना है। यानी कि जो भी सीनियर आते हैं तो आपको बॉटल में पानी रखना है और सीनियर्स को अभिवादन करना है, चेयर्स देना है, कुर्सी देना है बैठने के लिए, ताकि वो आपको कुछ से बातें बता सके बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए। और रूम रूल्स में हमारा अगला पॉइंट है कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। आपको जिस काम के लिए गए हैं कंपनी में जॉइनिंग लिए हैं, उस काम को करना है सबसे पहले, उसके बाद ही अपने मोबाइल को यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। अगला पॉइंट है रूम रूल्स में किसी का सामान को हाथ नहीं लगाना है। यानी कि जो भी नया आईआर आता है, नया गेस्ट आता है, तो अगर आपके पास वो सामान नहीं है तो आप अपने अप्लायंस से माँग सकते हैं, सीनियर अप्लायंस से माँग सकते हैं, लेकिन आप किसी के भी सामान को हाथ नहीं लगा सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बिना उसके पूछे। तो ये होता है रूम का रूल्स। और रूम रूल्स में एक और इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है कि तंबाकू, खैनी, गुटखा, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप बाहर की दुनिया में घर परिवार में या फिर दोस्त रिश्तेदार में तंबाकू गुटखा का सेवन कर रहे थे तो आपको वहाँ पर कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते हैं। कामयाब होंगे तभी आप इनका सेवन कीजिए, आप फिर छुपा कर कीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा और दूसरों को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको देखेंगे तो दूसरे लोग भी खाना शुरू कर देंगे। इसलिए आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा रूम रूल्स में। बात करेंगे यहाँ पर रोड रूल्स के बारे में कि रोड पर हमें क्या करना चाहिए। तो रोड रूल्स का पहला पॉइंट है हमारा, रोड में हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। रोड में आप जब भी चलें हमेशा बाईं ओर चलें, क्योंकि दाईं बाईं मतलब कि बाईं ओर चलेंगे तो हर एक इंसान का कहना यही है कि बाईं ओर चलने से मतलब कि बाईं ओर इंसान का रास्ता होता है और राइट में चलेंगे रॉन्ग रूट है, लेफ्ट में चलेंगे तो राइट रूट है। तो बाईं ओर से चलेंगे तो आपको कोई भी धक्का वगैरह नहीं मारेगा, तो रोड में हमेशा बाईं ओर से चलना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि रोड पर चलते समय करते लिख दिया यहाँ पे, रोड पर चलते समय अपने चारों तरफ देख लेना चाहिए। रोड में आप चलेंगे तो आपने चारों तरफ देख लेना चाहिए, गाड़ी किधर इधर से आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए रोड पर चलते समय। रोड रूल्स में यही है। और रोड में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रोड में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी आप मोबाइल चला रहे हैं या फिर बातचीत कर रहे हैं, कोई बंदा बाइक से आया, गाड़ी से आया, वो आपके मोबाइल फ़ोन को ले गया, तो आप मोबाइल को कहाँ ढूँढेंगे? तो इसलिए रोड में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना, यूज़ नहीं करना है। किसी सीनियर से मुँह नहीं लगाना है। रोड में आप अभी आ रहे होंगे अपने सेंटर से रूम पर, तो किसी भी सीनियर से आपको ज़्यादा मुँह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीनियर जो है, वो कंपनी के बारे में सब कुछ जानता है। अगर सीनियर से मुँह मुँह लगा देंगे आपको मतलब कि दिक्कत परेशानी हो सकती है बातचीत करने में, आप जल्दी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो सीनियर से मुँह नहीं लगाना है, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है। अगला पॉइंट है हमारे रोड रूल्स में, अपने डाउनलाइन का क्लोजिंग करते आना है। अगर आपका डाउनलाइन है, आपका गेस्ट है, तो उसको समझाते बताते आना है। रोड में आप जब भी घूमने फिरने के लिए जाएँ या फिर सेंटर से आ रहे हो, तो अपने डाउनलाइन्स को क्लोजिंग करते आना है, समझाते आना है। रोड रूल्स में आता है किसी दूसरे लोगों को ज़्यादा देखना नहीं चाहिए। रोड में अगर आप मतलब कि घूम फिर रहे हैं या फिर सेंटर से आ रहे हैं या फिर सेंटर जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा ताक-झाँक नहीं करना चाहिए, ज़्यादा देख-रेख नहीं मतलब देखना नहीं चाहिए दूसरे लोगों को, ताकि वो आपको गलत समझ सकें। तो ये होता है हमारा रोड का रूल्स। हर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएँगे तो ये सारे रूल्स आपको बताए जाएँगे। तो अब आता है हमारा सेंटर का रूल। सेंटर का रूल क्या कहता है? पहला पॉइंट है कि सेंटर में जब आप जाएँ तो सुबह जल्दी उठना चाहिए और सेंटर जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, जितना स बजे आपका सेंटर रहेगा, ट्रेनिंग के लिए या फिर मीटिंग के लिए, किसी प्रकार का भी कोई मतलब कि मीटिंग ही क्यों ना हो, तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। जितना समय टाइम दिया गया है ट्रेनिंग लेने का, अटेंड करने का, आने का, तो उतना समय में आपको उठ जाना है, सेंटर जाना है। उठने के साथ अपने बिस्तर को मोड़ देना है। आप जिस भी बिस्तर पे सोए हैं, जिस भी मतलब कि रज़ाई पे सोए हैं, उसको आपको मोड़ देना है और मोड़ के रख देना है, फ़ोल्ड करके रख देना है। तीसरा पॉइंट है कि अगर सेंटर जल्दी जाना चाहिए और अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पुराना हो गए हैं या फिर आपको सभी जानकारियाँ हो गई है ट्रेनिंग के बारे में, तो आप इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। जब तक आप कुछ 2-3 लेवल को अचीव नहीं कर पाएँगे, तब तक जब तक मास्टर नहीं बन जाएँगे, तब तक आपका इंट्रोडक्शन मतलब कि देते रहना चाहिए आपको। क्योंकि आपका जब तक डर नहीं दूर होगा आपके अंदर का, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, भले ही आप सीनियर हो जाएँ।
तो सेंटर में जाएँ और अपना इंट्रोडक्शन डेली दें, हर रोज़ दें। अगला पॉइंट है सेंटर में ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए। सेंटर में जाने के बाद जो भी ट्रेनिंग चलता है, जो भी मीटिंग चलता है, उसके बारे में जानकारी से मतलब कि ध्यान लगाकर सुनना चाहिए और जो भी हमें सेंटर में जानकारियाँ दी जाती है ट्रेनिंग का, मीटिंग का, वो हमें अपने डाउनलाइन का, अपने साइडलाइन या फिर किसी का भी डाउनलाइन हो, उसके बारे में बताना चाहिए ट्रेनिंग के बारे में अपने गेस्ट को। अगला पॉइंट है सेंटर के नियम में सभी सीनियर के से हाथ मिलाना चाहिए। जब भी आप सेंटर जाएँ तो जो भी आपके पास सुबह-सुबह सीनियर मिलते हैं, उनके हाथ अपने हाथ में मिलाना चाहिए, यानी कि एक प्रकार से अभिवादन करना चाहिए कि एक बिज़नेसमैन जितने सारे होते हैं, हाथ मिलाते हैं, ना कि प्रणाम करते हैं या फिर पैर छूते हैं। बिज़नेसमैन मतलब कि भाई-भाई, दोस्त भाई। तो ऐसे में सेंटर में जब भी जाएँ तो हाथ मिलाना चाहिए कोई भी सीनियर से और सेंटर में मोबाइल या नशीली पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इधर-उधर ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। तो मोबाइल में भी मतलब कि ज़्यादा ये होता है कि जब कोई सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पर सेंटर में जाने के बाद ज उधर सब देख रहे हैं, तब तक मैं मोबाइल चला लेता हूँ या फिर कोई मतलब कि खैनी गुटखा खा लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही आपको ज़्यादा ताक-झाँक करना है, इधर-उधर नहीं देखना है। बाकी आप सेंटर में गए हैं तो सेंटर किस वजह से गए हैं, ये आपको मालूम है। तो आप सेंटर में ट्रेनिंग और मीटिंग पर ध्यान देने के लिए गए हैं, ट्रेनिंग और मीटिंग पर ध्यान दें। और बात करें ऑफ़िस के नियम के बारे में, ऑफ़िस का नियम यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से बताया जाएगा कि ऑफ़िस जाते समय अपना गेस्ट का मोबाइल बंद कर लेना चाहिए। जब भी आप अपने मतलब कि गेस्ट को ऑफ़िस में जॉइनिंग करने के लिए जाएँ, तो अपने फ़ोन भी बंद कर लेना, अपने गेस्ट का फ़ोन भी बंद कर लेना ताकि कोई प्रकार का वहाँ डिस्टर्बिंग नहीं हो। और दूसरा पॉइंट है ऑफ़िस का नियम में गेस्ट को सीनियर के बारे में अपर हेडसेट लगाना चाहिए। गेस्ट को बताना चाहिए कि वो जब चाहेंगे तभी आपका काम लग सकता है, नहीं नहीं तो नहीं लग सकता है। तो ज़्यादा बोलना नहीं है, जो कहेंगे वही सुनना है। ऑफ़िस में नशीले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना है। अगला पॉइंट है ऑफ़िस में नशीले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी आप खाना हो या फिर कुछ समय के लिए नहीं भी खाएँगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑफ़िस में आपको नशीले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑफ़िस के किसी भी सामान को नहीं छूना चाहिए। ऑफ़िस में जब जाएँ तो किसी भी सामान को नहीं छूना चाहिए। ऑफ़िस में ज़्यादा ताक-झाँक नहीं करना चाहिए। जो ऑफ़िस में बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि देखने के लिए अच्छे रहते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा ताक-झाँक नहीं करना चाहिए। जो काम के लिए गए हैं उसी काम को करें और करने के बाद कुछ समय के लिए देखना हो देख ले सकते हैं। ऑफ़िस में अभद्र व्यवहार नहीं करना है, यानी कि गलत व्यवहार, गाली-गलौज या फिर किसी प्रकार का कोई नौटंकी नहीं करना है ऑफ़िस में जाने के बाद। ये आपको अपने गेस्ट को या फिर किसी को भी जो जॉइनिंग के लिए गया है उसको समझा देना पहले ही। और भवन के 2 पिलर हमने बात कर लिया, शिक्षा पर, दूसरा है रूल एंड रेगुलेशन पर यानी कि नियम और शर्तें पर, तीसरा भवन का पिलर है सूची, लिस्ट। लिस्ट किसे कहते हैं? किसी कोरे कागज़ पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्रमबद्ध तरीके से सजा-धजा कर लिखना लिस्ट कहलाता है। जैसे कि कोई भी वस्तु या चीज़ का नाम हमने लिखे, तो लाइन से नंबरिंग करके नंबर डाल के हमने लिखा तो वो हो गया हमारा लिस्ट यानी कि एक सफ़ेद कागज़ पर हम लोग लिखें और क्रमबद्ध तरीके से लाइन बाय लाइन लिखें तो उसे वही हो गया हमारा लिस्ट सूची। तो जैसे कि हम बनाते हैं शादी का लिस्ट बनाते हैं, राशन का लिस्ट बनाते हैं, तो यही हो गया हमारा लिस्ट सूची। और कोई भी कंपनी में जाएँगे या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में तो वहाँ पर आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, नंबरों का लिस्ट और किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से लिस्ट होते हैं और किस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए लिस्ट बनाते समय, ये सभी जानकारी अभी नीचे में जानेंगे, आगे जानेंगे। तो आप लोग समझ गए लिस्ट किसे कहते हैं, किसी कोरे कागज़ पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्रमबद्ध तरीके से सजा-धजा कर लिखना लिस्ट कहलाता है और लिस्ट को 4 भागों में तोड़ा गया है। पहला है गरम बाज़ार, हॉट मार्केट और दूसरा है लचीला बाज़ार, वार्म मार्केट, तीसरा है ठंडा बाज़ार, कोल्ड मार्केट, चौथा है साफ-सुथरा बाज़ार, फ्रेश मार्केट। तो हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, फ्रेश मार्केट ये सभी में आपको मैं बताऊँ कि हॉट मार्केट जो इंसान आपके ऊपर 100% विश्वास करता है, जो आपने फ़ोन किया, अप्रोच किया जिस बंदे के पास, वो बंदा आपके पास तुरंत आ गया। यानी कि आपको आज समझ लीजिए एक्सीडेंट हो गया और आप बोल रहे हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया आओ। तो वो बंदा आपके पास तुरंत आ गया बिना कुछ पूछे-ऊछे तो हो गया आपका हॉट मार्केट। तो हॉट मार्केट जो इंसान आपके ऊपर 100% विश्वास करता है वो हमारा हॉट मार्केट कहलाता है। और वार्म मार्केट की बात करें तो जो इंसान हमारे ऊपर 50% विश्वास करता है, यानी कि आधा विश्वास करता है, यानी कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो हम बुलाएँ, तो बोलेगा कि हम आ रहे हैं। तो ऐसे में उसको कुछ लेट भी हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट जो इंसान हमारे ऊपर 25% विश्वास करता है, आधा से भी कम, तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं कोल्ड मार्केट। जैसे कि हम बोले कि हमारा एक्सीडेंट हुआ जाओ, तो वो बोलेगा कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, मिलेगा तो आएँगे या फिर टाइम मिलेगा तो आएँगे। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं कोल्ड मार्केट। और फ्रेश मार्केट की बात करें तो फ्रेश मार्केट आपका 0% भी विश्वास कर सकता है और 100% भी विश्वास विश्वास कर सकता है। यानी कि एक्सीडेंट हो गया हमारा तो अगर बोलेंगे कि फ्रेश मार्केट व्यक्ति को कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है, तो वो बंदा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसा भी होता है कभी-कभी वही बंदा आ सकता है जिस पर हमें भरोसा नहीं रहता है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के पास होता होगा। तो हम बात यही करते हैं कि आपको जो लिस्ट बनाना है कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वो हॉट मार्केट, वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट भी पे ही बनाना है। फ्रेश मार्केट पे नहीं बनाना है क्योंकि ऐसे इंसान जो कि आपको काम को आपकी बात को नहीं मानेंगे, तो ऐसे इंसान का लिस्ट बनाने से कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। तो लिस्ट बनाना चाहिए जो वो हॉट मार्केट, वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट से ही बनाना चाहिए। बात करें अब चौथा पॉइंट जो हमारा आता है
इस भवन के पिलर में वो आता है कार्य। तो यहाँ पर कार्य देख लेते हैं। कार्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमारी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा खत्म होती है, खपत होती है, उसे कार्य कहते हैं। जैसे कि कुर्सी कुर्सी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो ये हो गया हमारा कार्य। अब कार्य को जो है मतलब कि जो हमारी मतलब कि एक कुर्सी को उठाए हम लोग, तो कार्य यही है। समझा देते हैं यहाँ पे कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमारी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा खत्म होती है, उसी को बोलते हैं कार्य। जैसे कि हम लोग किसी कुर्सी को उठाए तो हमारा क्या हुआ? दिमाग का इस्तेमाल हुआ, और उठाए तो हमारा ऊर्जा खत्म हुआ, शरीर में जितने ऊर्जा थे वो खत्म हुआ थोड़ा थोड़ा। तो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा दोनों खत्म हुआ, तो इसी को बोलते हैं कार्य। और कार्य जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रोफेशनल कार्य और नॉन प्रोफेशनल कार्य। आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं वो कौन सा कार्य है, अभी आप जान जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि प्रोफेशनल कार्य किसे कहते हैं, नॉन प्रोफेशनल कार्य किसे कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे प्रोफेशनल कार्य के बारे में। प्रोफेशनल कार्य जिस किसी खेल या काम में नियम और शर्तें लागू हो तथा 5 प्रकार का प्रॉफिट होता हो, जैसे कि नाम, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, उसे प्रोफेशनल कार्य कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल। तो ऐसा काम या ऐसा खेल जिसमें नियम शर्तें लागू हो, कुछ नियम हो उसमें, और 5 प्रकार का फायदा होता होगा, जैसे कि नाम होता होगा, सम्मान मिलता होगा, इज्जत मिलता होगा, दौलत मिलता होगा, शोहरत यानी कि पहचान बनता होगा। तो ऐसे खेल को, ऐसे काम को हम बोलते हैं प्रोफेशनल काम। और जो भी आप कंपनी में गए हैं काम करने के लिए, वो आपका प्रोफेशनल काम है। क्योंकि आपको यहाँ पर आपको नाम भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी करेंगे और दौलत भी मिलेगा, और अपना पहचान भी बना लेंगे। तो आप जिस भी कंपनी में गए हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, वहाँ पर आपका वो आपका प्रोफेशनल काम है। और बात करें नॉन प्रोफेशनल काम की, नॉन प्रोफेशनल काम में आता है, कार्य में आता है, जिस किसी खेल या काम में नियम और शर्तें लागू नहीं होती है तथा 5 प्रकार का प्रॉफिट नहीं होता है, उसे बोलते हैं नॉन प्रोफेशनल कार्य। जैसे कि गाँव देहात में होते हैं ना, कंचे खेलना यानी कि गट्टर खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं, जिसमें हमें कोई प्रकार का किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता, बेनिफिट्स नहीं होता है। तो ऐसे काम को हम बोलते हैं नॉन प्रोफेशनल कार्य। अब बात करते हैं योजना के बारे में। सफल, भवन। अब लास्ट में आता है आपका योजना। तो योजना किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, यहाँ पर योजना का परिभाषा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी उचित स्थान पर बैठकर किसी खेल या काम कार्य पर बातचीत करें, और अंतिम में जो निष्कर्ष निकले जिस पर सबकी सहमति हो, और उस काम को सब मिलजुल कर करें, उसी को बोलते हैं योजना। यानी कि बात करें कि हम लोग किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए गए हैं, तो वहाँ पर हमारा अपलाइन है, हमारा डाउनलाइन है, हमारा गेस्ट है, तो वो सारे टीम एक मतलब कि एक टीम जो होता है 2 या 2 से अधिक का होता है। योजना जो बनता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति में बनता है। एकल योजना नहीं बनाना है, आपको टीम में बनाना है, तभी आप जल्दी सक्सेस हो सकते हैं कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक अच्छा जगह में बैठकर किसी मतलब काम के ऊपर बातचीत करना है, और सबका सहमति होना चाहिए कि हाँ, ये काम होना चाहिए, इसको अगर प्रमोशन दिलाना है, इसको ये लेवल अचीव करवाना है तो करवाना है, इसको ऑफ़र्स अचीव कराना है तो कराना है। तो ये सभी जो योजना होती है वो अपनी टीम्स में होती है, और उस काम को सब मिल-जुल कर करेंगे तो वो काम जो होता है तुरंत हो जाएगा। क्योंकि हमने शुरू में ही जाना कि अगर एक गाड़ी एटा रखा हुआ है तो एक आदमी ले जाने में दिन भर लगाएगा, लेकिन वही अगर 10-15 आदमी मिलके ले जाएँगे 2 से 3 घंटा में खत्म हो जाएगा। तो योजना बनाएँगे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा बनाएँगे, और आपका टीम रहेगा तो आप कोई भी काम तुरंत कर पाएँगे, और कोई भी आप ऑफर्स को, कोई भी लेवल्स को अचीव कर पाएँगे। अब बात करते हैं एसबीपी ट्रेनिंग को किस लिए रखा गया। एसबीपी ट्रेनिंग बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में रखा गया है, लेकिन क्यों रखा गया? जब भी कोई नया गेस्ट इस बिज़नेस में आता है तो उसको कंपनी के बारे में मालूम नहीं रहता है। जो भी हमारे नए गेस्ट रहते हैं, नए आईआर रहते हैं, वो कंपनी में आते हैं तो उसके बारे मतलब कंपनी के बारे में कुछ मालूम नहीं रहता है। एसबीपी ट्रेनिंग के द्वारा उसे रूल एंड रेगुलेशन सिखाया जाता है। एसबीपी में बताया जाता है कि आपको किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से क्या करना चाहिए, लिस्ट कैसे बनाना चाहिए, कार्य कैसे करना चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं वो सही है, गलत है, ये सभी जानकारी एसबीपी ट्रेनिंग में दिया जाता है। इसलिए एसबीपी ट्रेनिंग क्लास को रखा गया है इस डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में। और बात करें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 2 सिस्टम होता है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएँ तो आपको 2 सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। पहला है एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग और मीटिंग्स वाला, और दूसरा है टीम वर्क सिस्टम, यानी कि अपने गेस्ट को बुलाकर अप्रोच कर कर अपना टीम को बढ़ाना और अपना इंसेंटिव को बढ़ाना। तो ये होता है डायरेक्ट सेलिंग में 2 सिस्टम होता है, एजुकेशन सिस्टम, दूसरा है टीम वर्क सिस्टम। और यहाँ पर बात करें बिल्ड योर बिज़नेस, अपने बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए, जल्दी ग्रो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रूल एंड रेगुलेशन कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए। मॉडिफाई ऑफ लिस्ट, यानी कि लिस्ट आपका जो रहना चाहिए तगड़ा रहना चाहिए, और ज़्यादा जो लिस्ट बनाएँगे वो आप हॉट मार्केट और वार्म मार्केट से बनाएँगे। अधिकतर हॉट मार्केट से बनाने का प्रयास करें, और सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट, और अप्रोच करने के लिए बैठे तो आप हॉट मार्केट से ज़्यादा लिस्ट को सॉर्ट करें। अपर हेडसेट लगा कर रखना चाहिए। जो भी आप बोलेंगे मतलब कि अपर हेड्स जब भी जहाँ भी आप अप्रोच करें नए गेस्ट के पास, अपर हेडसेट के साथ करें। तो अपने बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए, जल्दी बढ़ाने के लिए आपको रूल एंड रेगुलेशन के बारे में जानना होगा, लिस्ट ऑफ मॉडिफाई ऑफ लिस्ट के बारे में जानना होगा, सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट के बारे में जानना होगा, अपर हेडसेट के बारे में जानकारियाँ उस गेस्ट को देना पड़ेगा।
यहाँ पर बात कर लेते हैं, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए हमें 5 हमारे पास जो होता है 5 चीज़ें होना चाहिए। किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए 5 चीज़ें होना चाहिए और पहला है हमारा एजुकेशन, शिक्षा होना चाहिए हमारे पास। और शिक्षा के बाद आपका क्या आता है, एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के बाद आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है आपका काम करने के लिए। उसके बाद एथिक्स आता है, यानी कि उसके बारे में पूरा तरीके से जानकारी लेना है या फिर दूसरे को भी जानकारी देना और काम करना। और तभी आप अर्न कर पाएँगे, कमाई कर पाएँगे। तो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि ट्रेनर बनना पड़ेगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा जब आपका, तो आप दूसरे को सिखाएँगे, एथिक्स देंगे, तो आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे। तो किसी भी कंपनी में, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कामयाब होने के लिए आपको 5 चीज़ होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये था हमारा एसवीपी ट्रेनिंग और इस ट्रेनिंग में बहुत कुछ आपने जाना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस प्रकार से आप जान चुके हैं कि इस एसबीपी ट्रेनिंग के माध्यम से हमें किस प्रकार से रूल एंड रेगुलेशन सिखाया जाता है, एसबीपी क्या है और भवन किसे कहते हैं, लिस्ट किसे कहते हैं, और सारे बहुत सारे ऐसी जानकारियाँ थी इस ट्रेनिंग में, एसबीपी ट्रेनिंग में, जो कि आपने देखा और समझा। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर कुछ जानकारियाँ हासिल कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।